नमस्कार दोस्तों, मैं हूं योगेंद्र शर्मा, आपके अपने YouTube चैनल यूथ स्टडी पॉइंट पर। आज है 8 जून 2020 और 8 जून 2020 को जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हमारी प्रतियोगिता परीक्षाओं को प्रभावित कर सकते हैं, उन सभी पर हम विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं। तो आज की अपनी चर्चा प्रारंभ हो उससे पहले हम चलते हैं हमारे कल के प्रश्न की ओर। अपना कल का प्रश्न था, वर्ल्ड बैंक के ईडी का नया मुख्य सलाहकार कौन बनाया गया है? वो विकल्प हैं राजीव टोपना, ब्रिजेंद्र नवनीत, सतीश रेड्डी या राजेंद्र मोहित। तो इसका सही उत्तर है 1 नंबर विकल्प राजीव टोपना, जो कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के निजी सचिव रह चुके हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक ज़रूर करें और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी करें। अब हम चलते हैं हमारी आज की वार्ता की ओर। अपना पहला प्रश्न है, वर्ल्ड फूड सेफ्टी दिवस कब मनाया जाता है? विकल्प हैं 3 जून को, 4 जून को, 7 जून को या 8 जून को। तो इसका सही उत्तर है 7 जून को। 7 जून को यह पौष्टिक खाने के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने हेतु मनाया जाता है, क्योंकि विश्व में बहुत सारे देशों में बहुत सारे लोगों के द्वारा खाने के प्रति लापरवाही बरती जाती है। तो उन्हें एक अच्छे पौष्टिक खाने के प्रति जागरूक करने हेतु वर्ल्ड फूड सेफ्टी दिवस मनाया जाता है। अब हम बात करते हैं कि मनाता कौन है। तो यह है WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन तथा FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा संयुक्त रूप से मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम रखी गई है फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस। दोबारा बोल रहा हूं, इस वर्ष की थीम रखी गई है फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस। इसके बाद है आज का अपना दूसरा प्रश्न, नेशनल फर्टिलाइजर्स के अध्यक्ष व प्रबंध निर्देशक कौन बनाए गए हैं? विकल्प हैं वीरेंद्र नाथ दत्त, रविंद्र कौशिक, विपिन आहूजा और धर्मपाल शेखावत। तो इसका सही उत्तर है वीरेंद्र नाथ दत्त। वीरेंद्र नाथ दत्त को नेशनल फर्टिलाइजर्स का अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक हाल ही में बनाया गया है। इसके बाद है आज का अपना तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है, UNADAP के लिए गुडविल एम्बेसडर टू द पुअर कौन नियुक्त हुआ है? विकल्प हैं M नेत्रा, शशि बाला, रोशनी सिंह या मधु सुचेत्रा। तो इसका सही उत्तर है नंबर 1 विकल्प M नेत्रा। M नेत्रा को UNADAP के लिए गुडविल एम्बेसडर टू द पुअर नियुक्त किया गया है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले तो कि UNADAP क्या होता है। तो UNADAP की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन फॉर डेवलपमेंट एंड पीस। और इसकी जो गुडविल एम्बेसडर बनी है M नेत्रा, वो एक गरीब बार्बर की बेटी हैं जिन्होंने अपनी बचत के 5 लाख रुपए कोविड-19 के दौरान लोगों की सेवा करने में लगाए हैं। ये मदुरई की रहने वाली हैं और इसी कार्य हेतु इन्हें गुडविल एम्बेसडर टू द पुअर नियुक्त किया गया है संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा। इसके बाद है आज का अपना चौथा प्रश्न, मास्टर कार्ड तथा वर्ल्डलाइन इंडिया ने किस बैंक के साथ मिलकर डिजिटल POS समाधान सॉफ्ट लॉन्च किया है? विकल्प हैं एक्सिस बैंक, यूनियन बैंक, महाराष्ट्र बैंक और आंध्रा बैंक। तो इसका सही उत्तर है
एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक ने मास्टर कार्ड व वर्ल्डलाइन इंडिया के साथ मिलकर डिजिटल पॉइंट ऑफ सेल समाधान को लॉन्च किया है। एक्सिस बैंक की स्थापना 1993 ईस्वी में मुंबई में हुई थी और इसके वर्तमान सीईओ हैं अमिताभ चौधरी। इसके बाद है आज का पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न है, मेघ संदेश ऐप किस राज्य द्वारा लॉन्च की गई है? विकल्प हैं तमिलनाडु, कर्नाटक, मणिपुर या मिजोरम। तो इसका सही उत्तर है कर्नाटक। कर्नाटक सरकार ने आंधी, तूफान, वर्षा आदि की पूर्व जानकारी देने हेतु मेघ संदेश ऐप लॉन्च किया है, ताकि लोगों को पहले ही तूफान, आंधी या वर्षा के बारे में जानकारी मिल सके और वे उसी अनुसार किसी विशेष कार्य में तल्लीन हो सके। यानी इस प्रकार की जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं, अचानक जो वर्षा तूफान आ जाते हैं जिनके कारण कई प्रकार की समस्याएं होती हैं, उनका समाधान करने हेतु इसे लॉन्च किया गया है। यदि अपन बात करें कर्नाटक की, तो राजधानी है बेंगलोर, मुख्यमंत्री हैं येदुरप्पा और राज्यपाल हैं वजुभाई वाला। कर्नाटक में गेट सेट गो के नाम से एक ऑनलाइन ऐप जारी की थी, जिसका उद्देश्य था छात्रों को ऑनलाइन कोचिंग देना, विशेषकर चिकित्सा और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जो परीक्षाएं होती हैं उनकी तैयारी करने हेतु गेट सेट गो नाम से ऐप जारी की थी। इसके अलावा कोरोना वॉच ऐप भी सबसे पहले कर्नाटक में ही जारी की गई थी। इसके बाद है अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 2012 से 2019 के मध्य भारत में कितने बाघों की मृत्यु हुई है? विकल्प हैं 750, 850, 523 या 564। तो इसका सही उत्तर है 750 बाघ 2012 से 2019 के मध्य मरे हैं। और सबसे बड़ा कारण है शिकार करना। शिकार करने के कारण 750 बाघों की मौत हुई है। अब यदि अपन बाघों की बात करें तो ये प्रश्न बहुत बार पूछ लिया जाता है कि सबसे ज़्यादा बाघ किस राज्य में हैं। तो सबसे ज़्यादा बाघ हैं एमपी यानी मध्य प्रदेश में, दूसरे स्थान पे आता है कर्नाटक और तीसरे स्थान पे आता है उत्तराखंड। इन तीन राज्यों में सबसे ज़्यादा बाघ हैं। उत्तर प्रदेश 1 नंबर पे है, कर्नाटक 2 नंबर पे है और उत्तराखंड 3 नंबर पे है। बाघों को बचाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में प्रारंभ किया गया था और हाल ही में एक विशेष घटनाक्रम आपने सुनी होगी कि एक हथिनी को मार दिया गया। तो उससे संबंधित ये है कि प्रोजेक्ट एलिफेंट कब चालू किया गया था। ये प्रश्न जरूर पूछा जा सकता है कि प्रोजेक्ट एलिफेंट कब चालू किया गया था। तो आपको बताना है 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट प्रारंभ किया गया था। उसके बाद है आज का 7वां प्रश्न। 7वां प्रश्न है, समझौता ज्ञापन निगरानी प्रणाली हाल ही में किस राज्य द्वारा प्रारंभ की गई है? तमिलनाडु, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश या राजस्थान। तो इसका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में समझौता ज्ञापन निगरानी प्रणाली को हाल ही में शुरू किया गया है। यदि अपन बात करें उत्तर प्रदेश की, तो राजधानी है भोपाल, मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश जो कि जियो टैग कम्युनिटी सिस्टम किचन को प्रारंभ करने वाला राज्य है, जिसने गूगल के साथ मिलकर
जियोटैग कम्युनिटी सिस्टम किचन को प्रारंभ किया था। वर्चुअल अदालतों को भी प्रारंभ करने वाला पहला राज्य है, यानी वर्चुअल अदालतों के माध्यम से सुनवाई करने वाला। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में प्रवासी राहत मित्र ऐप लॉन्च किया गया था और पहला ऐसा राज्य है जिसने आरोग्य सेतु ऐप को अनिवार्य रूप से डाउनलोड करने के लिए कहा था, विशेषकर उन स्थानों पे जो कोरोना के हॉट स्पॉट स्थान बन चुके थे। उसके बाद है आज का अगला प्रश्न, किसने स्वदेशी रूप से एक मैकेनिकल वेंटिलेटर को विकसित किया है? विकल्प हैं CMERI, DRDO, ICICI या WHO। तो इसका सही उत्तर है 1 नंबर विकल्प CMERI। CMERI के द्वारा एक स्वदेशी रूप से मैकेनिकल वेंटिलेटर को विकसित किया गया है। CMERI की फुल फॉर्म है केंद्रीय यांत्रिक अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान। इसके निदेशक हैं हरीश हिरानी। इस वेंटिलेटर की कीमत 80,000 से 90,000 के मध्य रखी गई है, क्योंकि इस समय कोविड-19 के बढ़ते हुए प्रभाव को देखते हुए हमें और अधिक वेंटिलेटर्स की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे आपने कल सुना होगा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने घोषणा की है कि दिल्ली में केवल दिल्ली के ही लोगों का इलाज होगा, बाहर के लोगों का नहीं, क्योंकि वहाँ के लगभग बेड कोविड-19 के मरीजों से भर चुके हैं। तो इसलिए इसका भी एक विशेष महत्व है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, यानी 9वां प्रश्न। 9वां प्रश्न है, अमेरिका के बाद किस देश ने WHO के साथ संबंध तोड़ने के लिए कहा है कि हम WHO के साथ संबंध नहीं रखेंगे क्योंकि वो सभी के साथ समान न्याय नहीं कर पा रहा है? विकल्प हैं जापान, ब्राज़ील, कनाडा या भारत। तो इसका सही उत्तर है ब्राज़ील। ब्राज़ील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो ने कहा है कि हम WHO के साथ संबंध नहीं रखेंगे क्योंकि WHO ने कुछ दिनों पहले हाइड्रोक्लोरोक्विन दवा के ट्रायल पर रोक लगाई थी। ये कहा था कि लेसेंट न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन की एक रिसर्च प्रकाशित हुई थी जिसमें कहा गया था कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दवा स्वास्थ्य के लिए सही नहीं है, लेकिन वो फर्जी थी। उस फर्जी रिसर्च के आधार पर WHO ने इस पर रोक लगाई थी और उसके बाद फर्जी घोषित होने के बाद पुनः उसका प्रयोग करने के लिए कहा। तो इस आधार पर ब्राज़ील के राष्ट्रपति का कहना है कि यदि WHO इस तरह की गाइडलाइन जारी नहीं करता तो ब्राज़ील में बहुत सारे लोग मरने से बच सकते थे। इसलिए ब्राज़ील ने WHO से संबंध तोड़ने के लिए कहा है। इसके बाद है आज का 10वां प्रश्न। दिल्ली के पूर्व पुलिस आयुक्त वेद मारवाह का निधन 5 जून को हुआ है। वे किस राज्य के राज्यपाल रह चुके हैं? मणिपुर, मिजोरम, झारखंड या तीनों के? तो इसका सही उत्तर है तीनों के राज्यपाल रह चुके हैं। वे मणिपुर, मिजोरम और झारखंड, इन तीनों ही राज्यों के राज्यपाल रह चुके हैं। उसके बाद है आज का अपना अगला प्रश्न। चीन ने अपने नागरिकों के लिए किस देश में यात्रा नहीं करने के लिए कहा है? हाल ही में चीन ने अपने नागरिकों के लिए एक एडवाइजरी जारी की है कि उन्हें इस देश की यात्रा नहीं करनी चाहिए। विकल्प है अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया या कनाडा। तो इसका सही उत्तर है ऑस्ट्रेलिया। चीन के द्वारा जारी एडवाइजरी के हिसाब से ये कहा गया है कि वहाँ पर
नक्सली हिंसा फैली हुई है और नक्सली हिंसा फैले होने के कारण चीनी यात्रियों को यानी चीनी नागरिकों को वहाँ यात्रा नहीं करनी चाहिए। लेकिन इसका कारण कुछ और है। कारण ये है कि हाल ही में WHO की एक बैठक में ऑस्ट्रेलिया ने यूरोपीय यूनियन के प्रस्ताव का समर्थन किया था, जिससे चीन नाराज है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया ने भारत के साथ एक स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट किया है, जिसके तहत दोनों देश एक दूसरे की मिलिट्री बेस का प्रयोग कर सकते हैं। इसी से चीन नाराज है और उन्होंने भारत के साथ ऑस्ट्रेलिया में अपने नागरिकों को जाने पर रोक लगाई है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं स्कॉट मॉरिसन। इसके बाद है आज का अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, फूड सेफ्टी इंडेक्स में प्रथम 3 राज्य कौन से हैं जिन्हें शामिल किया गया है। यानी हाल ही में जो फूड सेफ्टी इंडेक्स जारी की गई है उसमें प्रथम 3 राज्य कौन से शामिल हैं, कौन सा शामिल नहीं है उन 3 राज्यों में, ये आपको बताना है। गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान या तमिलनाडु। यानी प्रथम 3 राज्यों में कौन सा राज्य शामिल नहीं है, तो इसका उत्तर है राजस्थान। फूड सेफ्टी इंडेक्स में प्रथम स्थान पे है गुजरात, दूसरे पे है महाराष्ट्र और तीसरे पे है तमिलनाडु, लेकिन राजस्थान प्रथम 3 में शामिल नहीं है। उसके बाद है आज का 13वां प्रश्न। 13वां प्रश्न है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता सक्षम कोविड-19 डिटेक्शन टूल किसके द्वारा निर्मित किया गया है। विकल्प हैं डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, भारतीय रक्षा अनुसंधान परिषद, भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान या IIT बेंगलुरु। तो इसका सही उत्तर है 1 नंबर विकल्प, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी। इसमें संक्रमण पहचानने हेतु छाती के एक्सरे लिया जाएगा और उस एक्सरे के उपयोग से कोविड-19 की पहचान की जाएगी। यह है रेडियोलिस्ट के लिए एक उपयोगी उपकरण है। अब है आज का विशेष प्रश्न, जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। और आज का विशेष प्रश्न है, किस राज्य द्वारा 14,000 करोड़ के आत्मनिर्भर पैकेज की घोषणा की गई है। इसी के साथ अपनी वार्ता समाप्त होती है। जय हिंद, जय भारत।